खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, ड्रामाबाज, शोबाज, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा। ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन डीजल रख दिया अवाम ने उसका नाम। तुम जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। और तुम आओ डी चौक में, अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल, और फिर तुम्हें नाक से जने चबवाएंगे। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह अवाम में तकरीरें कर रहा है, वो किस तरह इस्लामाबाद के डी चौक पर लोगों को बुलाने की बात कर रहा है, उसको पाबंद किया जाए, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं समा पर, एहतसाब और मैं इमरान खान हूँ। पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल आपके सामने है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, तमाम लोगों की ज़बानें जो हैं वो उनसे जो अल्फाज निकल रहे हैं उनकी गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत तनकीद का निशाना बनाया, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही करती चली आई हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर हैं और गुज़िश्ता लंबे अरसे से वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और उनको ये ताना दिया जाता था कि कंटेनर पे आपकी ज़ुबान बहुत सख्त थी। लेकिन उसके बाद फिर अपोजिशन ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, खातून अव्वल के लिए भी की, उनकी फैमिली के लिए भी की, इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर भी बहुत कीचड़ उछाला। लेकिन फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अब जवाब देना शुरू किया, जब तहरीक अदम एतमाद बाकायदा पेश कर दी गई है। उनका मेलसी वाला जलसा हो या उनका लोअर दीर वाला जलसा हो, 2 चीज़ें वहाँ कन्फर्म हुई हैं। एक, इमरान खान साहब अग्रेसिव है, वो अग्रेसिवली खेलेंगे और वो अटैक करने के मूड में है, वो डिफेंसिव बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ उन्होंने कन्फर्म की है। दूसरा, पब्लिक उनको रिस्पॉन्ड कर रही है। ये जो जलसे हैं ये तारीखी नौयत के बड़े जलसे हैं, और अगर वो डी चौक में एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं, और ये जलसे करने की उनको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भांप लिया है कि उनके आसपास कुछ लोग, कुछ वज़रा घबराए हुए हैं, और इसलिए कि वो सब लोग इनका साथ दें तो इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत शो करने के लिए पब्लिक में जा रहे हैं, और अब तक तो उनके जलसे कामयाब हो रहे हैं। अपोजिशन ये तवक्को नहीं कर रही थी। अपोजिशन को लगता था कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो वो आईनी और कानूनी तरीके से सिर्फ उसका सामना करेंगे। उनको ये आइडिया नहीं था कि वो इसको एक मौके में तब्दील करेंगे और एक पॉलिटिकल मूव इसको बना देंगे। आज जनरल बाजवा साहब भी डिस्कस हुए, माजी में भी होते रहे हैं। माजी में मियां नवाज शरीफ साहब ने संगीन नौयत के इल्ज़ाम लगाए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर और पाकिस्तान के DGISI पर, और उन पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने अपने आइन के साथ गद्दारी की है, हलफ के साथ गद्दारी करते हैं, और जो है वो मेरे ऊपर केसेस बनाए गए, मुझे निकाला गया, मेरे साथ ज़्यादती की गई। तो इस तरह वो बहुत सारे एलिगेशन फौज के ऊपर लगाते रहे, और ये भी कहते रहे कि मैं बहुत कुछ कहने के लिए है, मैं वो सारा कुछ भी कह दूंगा। तो मियाँ साहब धमकाते रहे लगातार। तो अब जो है वो इमरान खान साहब ने आज कुछ 2 जुमले बाजवा साहब को लेकर बोले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने मुझे कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल आप ना कहा करें। तो इमरान खान साहब ने कहा, मैंने उनको जवाब दिया कि उनको तो आवाम डीजल कहती है मौलाना फजल रहमान साहब को, और फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल ही कहा। तो ये उन्होंने इनके बारे में बताया। दूसरा, न्यूट्रलिटी के हवाले से इमरान खान साहब का एक जुमला, उसको सारे लोग बहुत शद और मद के साथ बयान कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, जब भी कभी अच्छाई और बुराई में मुकाबला होता है तो लोग अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, इंसान अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, तो जानवर अपने आप को न्यूट्रल रख सकता है। अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करवाता हूँ ताकि फिर हम बातचीत को वही। हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब PMLN से, और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। मैं PMLN से शुरू कर लेता हूँ
कि जावेद अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई ज्यादती की है, कोई गलत बात की है आज बात करते हुए? क्योंकि माजी में मियां नवाज शरीफ साहब जर्नैलों के नाम ले लेकर बड़ी ठीक ठाक तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो अभी तनकीद शुरू भी नहीं की, वो तो सिर्फ उन्होंने बात एक बताई है कि ये बात हुई है, और आपकी पार्टी बाकायदा उसके ऊपर एहतजाज कर रही है कि फौज की इज्जत और तौकीर का ख्याल नहीं रखा गया। और ये वही जनरल हैं जिनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने पूरा एक महाज खड़ा किया था। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक बात तो स्टेब्लिश हो गई है आज कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के लोग कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, फौज हमारे साथ खड़ी है, हम हमारा काम मुशावरत से करते हैं, वो पोल आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद खोल दिया है। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक इंस्टीट्यूशन के मुतल्लिक किए, किसी फर्द के मुतल्लिक नहीं किए। मेरा ख्याल है कि मुल्क के वज़ीर आज़म जब बात करते हैं तो ये बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। एक अपोजिशन लीडर हो या कोई सियासी जलसा हो, इलेक्शन कैंपेन हो, उस पर भी लोग एहतियात करते हैं, लेकिन उस पर अगर आप बात करें तो इतनी तवज्जो शायद नहीं ले सकता। लेकिन दुनिया में जब हेड ऑफ स्टेट या सरबराह ममलकत कोई बात करता है तो ये बात सारी दुनिया में जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का लहजा, उनका गुस्सा, उनके अंदर से जो असलियत उन्होंने अपने जलसों में दिखा रहे हैं, जो लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि मैं डी चौक में लोगों को इकट्ठा करूंगा, इस बात सब ने स्टेब्लिश कर दिया है कि उनको पता चल गया है कि उनकी गेम खत्म हो गई है। उनको पता चल गया है कि उनके अपने एमएनएज ने उनको छोड़ दिया है। उनको पता चल गया है कि उनके अपने एमएनएज ने उन पर आदम एतमाद कर दिया है। उनको पता चल गया है कि अब ये हुकूमत जो है कुछ ही दिनों की मेहमान है। इमरान साहब कुछ ही दिन पहले वज़ीर आज़म साहब और उनके वज़रा ने एक और शोशा छोड़ा। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है, हमें निकालने के लिए इंटरनेशनल साजिश तैयार की जा रही है। भाई वो इंटरनेशनल साजिश जो है वो पीटीआई के एमएनएज को उन्होंने आके कहा है कि आप अपने वज़ीर आज़म, आप अपने लीडर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो इसलिए खड़े हुए, वो समझते हैं कि अगर फौरी तौर पर इस हुकूमत का खात्मा न किया गया तो पाकिस्तान एक ऐसे बड़े क्राइसिस में चला जाएगा, एक ऐसी बड़ी दलदल में चला जाएगा, एक ऐसा बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा जिसे सारे मिलकर नहीं ठीक कर सके। इसलिए वो एमएनए ने इनको छोड़ दिए हैं, अपने एमएनएज ने। और इन अब्बासी साहब मुझे बताएं कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने किसी एक शख्सियत के बारे में बात नहीं की बल्कि एक इदारे की तज़हीक की है। क्या तज़हीक क्या की है, जरा आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या बात है जिसको आपको लगता है कि ये बड़ी खौफनाक तज़हीक की गई है एक इदारे की पूरे की? ये सबको पता है कि न्यूट्रल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, किसके लिए कहा जा रहा था कि कौन अदारा जो है वो न्यूट्रल है। और इस तरह की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, वो किसी तौर पर भी काबिल तहसीन नहीं है। ये मेरी नज़र में, मुमकिन है कि आपके बाकी साथी इस बात से ना एग्री करें, लेकिन किसी ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, ये सबसे बड़े सर लफ्ज़ सेलेक्टर आप लोग किसके लिए इस्तेमाल करते थे? डू यू रिमेंबर सर, लफ्ज़ सेलेक्टर किसके लिए इस्तेमाल करते थे? इमरान साहब अगर आप इजाजत दें, वो कोई आपाशी वाला महकमा था या ज़राअत वाला था? मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं कोई बात करूं और शिबली साहब करें तो आज फर्क है, इसलिए कि शिबली फराज साहब आईने पाकिस्तान कहता है कि हुकूमत क्या है, वो कहती है प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। इनके अल्फाज निकले हुए हुकूमत के अल्फाज होते हैं। मुझे भी एहतियात करना चाहिए, लेकिन मेरे अल्फाज और इनके अल्फाज शिबली फराज साहब से जवाब देते हैं। ठीक है सर, एग्री विद यू, हमें इसके ऊपर ये बात आप अगर नहीं चाह रहे तो ठीक है ये बात इंडिया से मेरे ख्याल में शिबली फराज साहब ये क्या था आज और ये क्यों था आज और क्यों ये? देखें, बहुत शुक्रिया इमरान। बात यह है कि ये जो आज का जलसा था या जो मेलसी का था या प्राइम मिनिस्टर का अवाम के साथ रब्ता करना, ये हमारे जो कैबिनेट थी और हमारी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, उनका हमेशा से ये एक सजेशन रही है, एक मशवरा रहा है कि हमें पब्लिक के साथ इन टच रहना चाहिए बड़े अरसे से। अभी हम समझते हैं कि ये इससे बेहतर मौका क्यों नहीं हो सकता, कोई और नहीं हो सकता। तो उसकी वजह ये है कि देखें, इस वक्त दो कुव्वतों के दरमियान एक जंग है। एक वो कुव्वत है बातिल कुव्वत जिसकी की नुमाइंदगी इस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी कर रहे हैं,
और दूसरी वो कुव्वतें हैं जो कि अच्छाई की कुव्वतें हैं। अगर आपने न्यूट्रल की बात की है तो आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये बात करते हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। उसकी बुनियादी जो हमारी जो इस्लामी सोच है और जो हमारे माशरे को एक एतदाल में रखने के लिए एक अल्लाह ताला का फरमान है, हम ये बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रेफर कर रहे हैं कि हमेशा नेकी को बढ़। देखें, ये न्यूट्रल वाला तो मतलब है कि जो भी मुझे नहीं पता, मैं तो आपको पता है कराची में हूँ, मैं नहीं सुन सका, तकरीर नहीं सुन सका, तो इसलिए मैं पूरे उसके तनाजुर से वाकिफ़ नहीं हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये जावेद अब्बासी साहब की बातों से ये ज़ाहिर होता है कि इन्होंने मुझे, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूँ, मैं चाहूँगा कि आप इनसे ये पूछें जावेद अब्बासी साहब से कि जो मियाँ नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का नैरेटिव था, आज वो उसी पे खड़े हुए हैं कि नहीं, उनकी जमात इस नैरेटिव पे खड़ी हुई है, उसके बारे में इनका क्या जवाब है? आज जो ये बगलें बजा रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ये एक वो भी हमारे प्रेशर पे, हमारी प्रेशर पे इन्होंने अदम एतमाद की जो वो दरख्वास्त अपना जमा कराई, उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये तो सिर्फ एक धमकी दे रहे थे। एक सेकंड, देखिए अपोजिशन ये बात एस्टेब्लिश करना चाहती है और वो बार बार इस बात को इस तरीके से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ना सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर तरफ, कि जो न्यूट्रल का वर्ड है ये यूज किया जाता है पाकिस्तान के अस्करी इदारे के लिए, और आपने उनको टारगेट किया है ये कहकर के न्यूट्रल तो जानवर होता है, जो इंसान होता है वो तो फिर खड़ा होता है हक के साथ, सच के साथ। तो ये कहते हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या इसको डिनाई करते हैं? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, इसलिए कि देखें अपोजिशन इस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, जिस तरह इनके लीडरान जिस तरह की एक बड़ी ही, जिसे मैं कहूँगा फहश गुफ्तगू कर रहे हैं, उसे तो ज़ाहिर ये होता है कि इनके पास अब और कुछ नहीं रह गया, ये अब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स पे आ गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर हमेशा एक बड़ी जो अवाम के सामने वो करते हैं, वो एक बड़े एक अवामी अंदाज में करते हैं, और उसमें अगर ये तलाश कर रहे हैं कुछ मानी, तो इसका मतलब है कि इनके पल्ले कुछ रह नहीं गया। चल ठीक है, इसको यहाँ रोके। मैं फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी कोई ऑडियो का जिक्र चल रहा है शेख रशीद मिनिस्टर, ये क्या है सर? जरा थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं कि कौन सी ऑडियो है जिसका रोला पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो ऑडियो है, सुना है, कोई मीटिंग हुई और उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड की गई और वो किसी को सुनाई गई, और खान साहब बड़े जो है वो खफा है इस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर से। अब ये मुस्तकबिल ही बताएगा, या फिर जब शेख रशीद साहब जिस दिन साथ छोड़ेंगे पीटीआई का, तो उस वक्त फिर ये एक दूसरे की बातें बताएंगे कि क्या हुआ था और क्या चीज़ थी। जैसे माजी में भी था कि चपड़ासी नहीं रखूँगा, लेकिन फिर हमने उसको इंटीरियर मिनिस्टर रख दिया। तो जब मुस्तकबिल में जब इनकी राय जुदाई होंगी, जिस तरह बाकियों के पीछे चार्जशीट ये देते, तो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब बताएंगे, तो फिर आपके पास भी और हमारे पास भी बड़ा मवाद होगा टॉक शोज़ के लिए। जिस तरीके से हम टॉक शोज़ कर रहे हैं, फिर उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कराची में गवर्नर हाउस में, जलसे में नहीं, गवर्नर हाउस में, जिसको वादा किया गया था कि पार्क बनाएंगे या लाइब्रेरी बनाएंगे या यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वॉट एवर, उसमें खड़े होकर जिस तरीके से गुफ्तगू की, जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल की, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म के लेवल की लैंग्वेज थी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं गालियाँ निकालूँ आपको और आप मुझे आगे सूरतें सुनाएंगे, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। तो आप कब तक ये चीज़ें और यही बात वो भी करते हैं बर्दाश्त करेंगे? आपने देखा, देखें आपने देखा होगा कि अभी हमारा एक लॉन्ग मार्च था, हम कराची से इस्लामाबाद तक आए। कहीं पे आपने नहीं सुना होगा कि हमने किसी सरकारी अमला को, प्राइवेट अमला को, किसी गमले तक को हमने कोई तोड़ा हो, या कोई ऐसी कोई इशू हो, या हमने कोई बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बातें की हो, या फाश गुफ्तगू की हो, या कोई गालियाँ निकाली हों। जो मतलब है कि अब अगर ये कल परसों जो या 2 दिन पहले जो भी था, वो ऐसे नज़र आ रहा था कि एक हारा हुआ शख्स होता है। जब आप हारते हैं तो आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जब आप मैच हार रहे होते हैं तो फिर आप ऐसे ही नो बॉलें और वाइट बॉलें फेंक रहे होते हैं। तो वो नो बॉलें और वाइट बॉलें फेंक रहा था। लेकिन देखें, ये बर्दाश्त की एक हद होती है, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे या कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा। फिर जब बर्दाश्त से हद से निकल जाती है, तो फिर यही चीज़ है कि फिर आप जो है, चलो मेरा लीडरशिप नहीं कर, लेकिन आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर आप
ये चीज़ें जो हैं फिर ये आम होगी, टॉक शोज़ में भी होंगी, बाकी जगहों पे भी होंगी, फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी और फिर ये खुदा न खास्ता बहुत आगे तक निकल जाएंगी जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा। चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तरीके से बात करेंगे कौन कहाँ खड़ा है, किसके पास कितने नंबर्स हैं और पार्लियामेंट लॉजेस में क्या ज़रूरत पड़ी कि एक तंजीम को वहाँ पहुँचाना पड़ा। क्या रियासती इदारे अगर न्यूट्रल हैं तो फिर उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या फिर अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को वहाँ पहुँचाना ज़रूरी है एक तंजीम को। एक ब्रेक, वापस आते हैं, फिर हम बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जवेद अब्बासी साहब, अब वोट पूरे कर लेते हैं। ज़रा आप वोट अपने कैसे पूरे करेंगे? अभी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि इत्तेहादी फ़िलहाल हुकूमत की तरफ अपना झुकाव दिखा चुके हैं वज़ीर आज़म से मुलाकातों में, और वो बरमला ये भी कह चुके हैं, यानी उन्होंने दो तरह की बातें की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो अपोजिशन के साथ हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अभी हमने सोचा नहीं, या उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत का साथ देंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम अपोजिशन के साथ हैं। यानी हुकूमत के लिए थोड़ी सी परेशानी ये हो सकती है कि उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उनके लिए इत्मीनान की बात यह है कि वो ये भी कह चुके हैं कि हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। किसी भी इत्तेहादी ने इस तरह की बात नहीं की। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका जो कानूनी हल निकाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं उस दिन एक आदमी के अलावा जो मुबैना तौर पर चीज़ बाहर आई है, कोई और कौमी असम्बली में जाएगा ही नहीं। तो फिर आप 172 कैसे पूरे करेंगे भाई? देखें तो ये अगर मुल्क के वज़ीर आज़म ये पाबंदी लगा दें, लोगों को अरेस्ट कर लें, कह दें कि मैं पुलिस खड़ी कर दूंगा, फौज खड़ी कर दूंगा, एजेंसियां खड़ी कर दूंगा, जो उनकी लैंग्वेज है, फिर तो वो एक जंग को जो है दावत दे रहे हैं। हाँ, अगर उनके पास अपने लोग पूरे हैं तो मेहरबानी करें, शिबली फराज साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि रिक्वेजिशन के लिए दरख्वास्त गई या फौरन रिक्वेजिशन सेशन स्पीकर साहब को कहें वो बुलाने के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग शुरू करें और हमें साबित कर दें कि हम गलत हैं, हमें हरा दें और यह किस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जाकर जलसों में गाली देने से, नए ऑर्डिनेंस निकालने से, इजलास डिले करने से, ये कह देना कि हम अपने मेंबरों को असेंबली में नहीं जाने देंगे, गैर जमहूरी और गैर आईनी इकदाम करने से आप नहीं बच सकते। और इमरान साहब, किसी भी मेंबर पर उस वक्त डिफेक्शन क्लास लगती है जब वो वोट पोल कर चुका होता है। वोट से पहले डिफेक्शन क्लास लग ही नहीं सकती। जो ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये आईनी प्रोविजन ही गलत पढ़ा जा रहा है जो पढ़ रहा है। जब वो अपना वोट एक्सरसाइज कर देगा, आप कहते हैं जुर्म होगा तो उसके बाद सजा बनेगी, आप ये कह रहे हैं। मैं दूसरी ये बात करिए, डिफेक्शन क्लास सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों के लिए। मसलन हमारी जमात का एक आदमी हमारे कहने के मुताबिक वोट अगर वज़ीर आज़म साहब को दे देता है जाकर, तो उसके ऊपर भी ये डिफेक्शन क्लास लगती है। लिहाजा ये नहीं, वो तो वोट सर देखें अब वज़ीर आज़म तो वोट ले ही नहीं रहे ना। अदम एतमाद का वोट है, आपने 172 पूरे करने हैं, उन्होंने एक भी पूरा नहीं करना। वो घर बैठे हैं सुकून के साथ और वो ये देखें कि आप 172 कर सकते हैं या नहीं। मेरे भाई, स्कीम समझे, आपके बंदे या तो आएंगे या नहीं आएंगे। ये स्कीम समझे, आइन की स्कीम समझे। आइन में 3 पाबंदियां लगाई गई हैं कि अगर आप लीडर ऑफ द हाउस की वोट के लिए, आईनी तरमीम के लिए या फाइनेंस बिल के लिए, अगर कोई पार्टी का एमएनएज या सेनेटर अपनी पार्टी के हुक्म के मुताबिक वोट इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो जब अगर हुक्म के खिलाफ वोट इस्तेमाल करेगा, जब कर चुका होगा, उस वक्त डिफेक्शन क्लास जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैं ये कह रहा हूं कि मसलन सर नहीं, एक सेकंड, आपने कहा कि हुक्म के खिलाफ वोट इस्तेमाल करेगा। अगर फर्ज करें आपकी अपनी पार्टी के अपोजिशन के कुछ बंदे नहीं आते, तो उन्होंने तो वोट इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर उनके ऊपर कोई क्लॉज नहीं लगेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उनके लिए भी लगेगी। अगर कोई मेंबर वोट के लिए भी लगेगी, यानी हुक्म ना मानने पे लगेगी। वोट के इस्तेमाल की बात नहीं है, बात यह है कि हुक्म मानना या नहीं मानना, बात यह है। नहीं मेरे भाई, अब नहीं, जब वो वोट इस्तेमाल करेगा या जानबूझकर हाउस में अब्सटेन करेगा, अगर एक वोट करेगा या अब्सटेन करेगा उसके हुक्म के मुताबिक, वहां मौजूद हो और वो इसको अब्सटेन करेगा। अब
वोट के लिए नाम पुकारा जाता है। जब एक एमएनए का नाम पुकारा जाएगा, वो खड़ा होगा, वो वोट देगा, उसके बाद डिफेक्शन क्लास लगती है और वो भी स्पीकर नहीं लगा सकता। उसके लिए भी एक प्रोसीजर बता दिया गया है। वो प्रोसीजर है कि पर पार्लिमानी लीडर जो होता है उस जमात का, वो लिख के भेजता है कि चूंकि ये हमारा मेंबर हमारे टिकट पे जीतता था, इसने हमारी डायरेक्शन के खिलाफ वोट इस्तेमाल किया है, लिहाजा इसको डिसीट किया जाए, और फिर वो प्रोसीडिंग शुरू होती है। इन्हें आपने कहा कि इत्तेहादी तो इनको ये बात कह चुके हैं कि आपके अपने एमएनए पूरे करें। हमें अब इत्तेहादियों ने अगर वोट दिया तो उनकी मेहरबानी, अगर उन्होंने हमारे पास समय वोट ना भी दिया तो हमारे पास पीटीआई के इतने एमएनए आज इंशाल्लाह मौजूद हैं कि आप लोगों की तवक्को से ज्यादा इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा अब्बासी साहब, आपको ये पता है कि फिर इनके साथ होगा क्या अगर ये इनको डी सीट किया जाएगा, या नाअहल हो जाएंगे? ये नाअहल हो गए तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे दोबारा। नहीं, ये नाअहल होंगे, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन ये लड़ने के काबिल होंगे। ये वन टाइम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। मसलन अभी वो अनसीट हो जाएंगे कार्रवाई के बाद, लेकिन नेक्स्ट जो ही बाई इलेक्शन हो या दूसरा इलेक्शन हो, वो जिस जमात की मर्जी है टिकट पर लड़े, उन्हें फिर कोई रुकावट नहीं है। वो चूंकि इस जमात से जान छुड़ाना चाहते हैं, इस जमात में रहना नहीं चाहते, वो समझ रहे हैं कि इन्होंने कर दिया है, समझ रहे हैं कि इन्होंने स्ट्रेटेजी। सर ये अपोजिशन ने इसको आइन को इस तरीके से एलेबोरेट किया है और वो ये कहते हैं ये ठीक तरीका है। अब स्ट्रेटेजी नॉर्मली हुआ भी यही है, लेकिन आप कुछ मुख्तलिफ चीजें बता रहे हैं। जी शिबली फराज साहब। जी देखें बात यह है कि अगर जावेद अब्बासी साहब की बातों को सुना जाए और ये समझा जाए कि ये PMLN नून की नुमाइंदगी करते हुए इनकी इंटरप्रिटेशंस ये हैं, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरी बात रही कि आया हमारे लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल ये 172 लोग इन्होंने पूरे करने हैं। ये पंगा इन्होंने लिया है, इन्होंने कहा है कि हम 172 पूरी करेंगे, ठीक है। अब ये तैयार हों और ये तकड़े हों और ये अब वहाँ पे जाके इसको साबित करें, क्योंकि ये तकरीरों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये होगा नहीं। करके दिखा देना एक जलसा जो इमरान खान ने आज से उसमें किया है, MLC में पंजाब में किया है, खैबर पख्तूनख्वा में किया है, उसका आधा वो भी दिखा दें। मीडिया तो सारे उसको दिखाता रहे, बिलावल भुट्टो के या बिलावल जरदारी के सारे जो 3-4 हज़ार लोग जो साथ में चल के आए हैं रास्ते मुख्तलिफ में, तो इनको तो अवाम इनके साथ है नहीं भाई। असल बात इमरान खान, बात ये है कि ये क्यों, ये जो मैंने शुरू में कहा था, की जरूरत है और उनको भी MNAs की जरूरत है। देखें 172 बंदे करते हैं, 4-5 नहीं, देखें MNAs कौन होते हैं, MNAs कौन होते हैं? MNAs होते हैं नुमाइंदे पब्लिक के, ठीक है ना, अवामी नुमाइंदे होते हैं, ठीक है। तो अवाम बड़ा मैटर करती है, ये इनके लिए नहीं करती है, बिकॉज ये तो एनीवे बात मैं ये कर रहा हूं कि देखें बात इस वक्त ये सब कुछ क्यों हो रहा है, साथ में इसकी भी बात होनी चाहिए। ये कोई एक डेमोक्रेसी के लिए हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि जब यूसुफ रजा गिलानी को कंटेम्प्ट में निकाला गया था तो वो जमहूरियत की मजबूती के लिए किया गया था, या वो आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट्स पे लेटर न लिखने की वजह से हुआ था? आप मुझे ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ जो कि अपनी कभी किसी बहाने, अभी आजकल वो कह रहे हैं कि मसरूफियत मेरी ज़्यादा है, तो जो उनके केसेस हैं उनके लिए तारीखों पे तारीखें ले रहे हैं। अगर क्लियर हैं तो जावेद अब्बासी साहब आप बताएं कि वो क्यों छुप रहे हैं, वो क्यों नहीं, ये जो चोरी डाके जो उन्होंने डाले हैं उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं? फर्द जुर्म आयद होगी, अब अदालत ने कहा है। बिल्कुल, तो ये यही बात है ना कि इन्होंने तो पूरी कोशिश की है, इन्होंने की पूरी ये सारी जदोजहद ये अवाम के लिए नहीं है, न ये जमहूरियत के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो इन्होंने इनके जो इनके जो काले करतूत थे जो कि इन्होंने इस कौम के साथ किए हैं, इस कौम के असासों के साथ किए हैं। साइकिलों पे आने वाले लोग जो है तो आजकल मिलियनियर्स बन गए हैं। मैं जानता हूं, अब मेरे मुंह ना खुलवाएं, कितने लोग हैं जो कि मैं अपने सूबे से जानता हूं जिनके पास जिनके पलंग टूटे हुए होते थे और आज जो है तो वो बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को कमजोर किया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को कमजोर किया। सर क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके सारे असास हैं, ये बहुत अच्छे होंगे। सर मैं जानना चाहता हूं आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं कि अगर आप जबरदस्ती अराकीन को रोकेंगे, एक तो वो कह रहे हैं ये गलत है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अराकीन पहली बात ये आकर वोट डालें। इमरान, वोट डालने के बाद आपकी क्लॉज जो है वो इंप्लीमेंट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और देखें बात, इमरान बात सुने, पहली बात तो ये है ना कि कोई हमें भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपने हॉल में ज़रूर जाना है।
मर्जी है, ये काम इनका है कि इन्होंने 172 लोग पूरे करने हैं। आइन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जी जब तक के पूरे हर जमात का 342 लोग नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। ये इन्होंने प्रूफ करना है भाई। ये जाने इनका काम जाने, हम जाने हमारा काम जाने। हम कानून को अच्छी तरह जानते हैं और ये नहीं है कि सिर्फ ये कानून को अपनी खुशफहमियों के इर्द गिर्द जो है तो ये इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये साबित करें जिस तरह पश्तों में ये दोनों समझते हैं, दा गज़ा दा मैदान, आए अपने अपना साबित करें। जो काम इन्होंने शुरू किया है उनको ख़त्म करें, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल डेट होगी इनकी पूरे सियासी मुस्तकबिल के लिए। जरदारी साहब, इसमें ये आइडिया जरदारी साहब का था, इसको डिजाइन भी जरदारी साहब ने किया है, और इसको अगर कहें कि इस रेसिपी को किसने पकाया तो वो जरदारी साहब ने पकाया। इसमें से क्या कुछ वाकई निकलेगा सर पककर? क्योंकि जरदारी साहब तो अभी भी स्टिल कहते हैं कि उधर आप बात करें गवर्नमेंट से, वो कहते हैं 172 हो ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। जरदारी साहब कहते हैं जी हम 172 से ऊपर जाएंगे। ये मुझसे पूछ रहे हैं। अपने भाई की जो है वो जो पश्तों में बात की इन्होंने कि दा गज़ दा मैदान दा, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इनको चाहिए कि अपने स्पीकर साहब से कहें, जो पहले ये कहते थे कि जल्दी लेके आओ हम तैयार बैठे हैं, तो जल्द अज जल्द इजलास बुलाएं, क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही चीज़ होती है। उसमें ये लिखा है बिल्कुल हमारा काम है कि हम 172 मेंबर पर लाएंगे, हमने नो कॉन्फिडेंस के लिए हमने 172 मेंबर पूरे करने हैं। लेकिन स्पीकर साहब को आइन में कहीं नहीं लिखा कि जिस तरीके से अब वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने लोगों को रोकूं, क्योंकि पता है कि इनके लोगों ने इनके खिलाफ वोट देना है। हम तो इनकी इत्तेहादी जमातों के साथ भी लगे हुए हैं जो कि माजी में हमारे इत्तेहादी थे, चाहे वो MQM है, काफ है, बाकी लोग हैं, हम उनके साथ भी लगे हुए हैं। देखें, आप देखें कि इनके अपने इत्तेहादी जैसे पीर बगाड़ा साहब थे, इन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इनके मौसन थे इमरान खान के जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ उन्होंने क्या किया? हमने तो उनको नहीं कहा कि आप अलहदा हो जाओ इनसे। हमने तलीम खान जो इनके मौसन थे, हम तो नहीं कहा कि आप इनसे जो है अलहदा हो जाओ। अब प्रॉब्लम यह है कि स्पीकर उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता। मेंबर जो आएंगे वो स्पीकर अनाउंस करेगा वोटिंग। जब वोटिंग अनाउंस होगी तो सेक्रेटरी जो है नेशनल असम्बली वो गिनती करेंगे। पहले बेल बजेंगे 2 मिनट के लिए, फिर गिनती होगी, फिर वो गिनती के बाद वो कागज़ देंगे स्पीकर साहब को, और इंशाअल्लाह ताला स्पीकर साहब ये बोलेंगे कि जी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई है। अब बात यह है कि अगर किसी बंदे ने डिफेक्ट किया है तो वोट जब वोट डालेगा तो डिफेक्ट करेगा। डिफेक्ट किया है तो पार्टी हेड लिखेगा स्पीकर को, स्पीकर रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई करेगा। फिर आगे जो प्रोसेस है कोर्ट्स में वो जो भी है जो भी चलता रहेगा। लेकिन किसी की ये नहीं है कि आप मैं लेटर लिख रहा हूँ और स्पीकर साहब आप इनको बंद कर दें कि आप ये वोट नहीं डाल सकते। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि चीज़ है। बाकी ये लोग अपनी इंटरप्रिटेशन हो गए। अब दूसरी बात यह है शिबली साहब को हमारे लोग नजर नहीं है, हमारे जो लोग हैं कानूनी तौर पे एक चीज समझ आती है, वोट डालने की अगर ममानियत होती कानून में तो फिर रखने की जरूरत ही नहीं थी जी। यानी फिर तो वोट डालने की ममानियत है, वोट काउंट ही नहीं होता तो फिर उसकी सजा रखने की जरूरत क्या है? उसका तो नुकसान ही कुछ नहीं होना था। सजा इसलिए रखी गई है कि वोट से जो डैमेज कर सकता है वो आदमी, उस डैमेज की ये सजा है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ गए। जो मुझे समझ आई है वो तो ये है। ब्रेक के बाद भी बात करते हैं हमारे साथ। देखें एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आ रहे हैं अभी। एक ब्रेक ले ब्रेक। वेलकम बैक नादरीन। जी अब्बासी साहब, आप पहले अगर नुक्ते पे बात जो हो रही थी ब्रेक से पहले कि कोई जुर्म करें तो फिर उसकी सजा हो सकती है, और अगर आपने एक जुर्म के रास्ते ही बंद कर दिए हैं तो फिर वो हो ही नहीं सकता, तो फिर उसकी सजा क्या है? यानी अगर वो वोट ही नहीं डाल सकता, यही कानून में मना हो गया है कि वो आदमी वोट डाल ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो अगर वो वोट ही नहीं डाल सकता तो फिर उसके लिए नाअहल करने की क्या जरूरत है? हाँ, नाअहल तो उस सूरत में होगा जब वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल करेगा, जो उसकी पार्टी ने कहा उसके खिलाफ जाएगा, तभी उसके ऊपर वो क्लॉज लगेगी। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है जी, मुझे जो समझ आई इसमें। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक आदमी ने कोई जुर्म ही नहीं किया, एक आदमी ने मर्डर ही नहीं किया, तो 302 का मुजरम वो किस तरह हो सकता है? एक आदमी ने ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं तोड़ी तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं लग सकता। एक आदमी ने वोट पोल ही नहीं की, और ये पाबंदी लगाई गई थी कि जब वो ये अमल करेगा, उस अमल के बाद फिर प्रोसीजर बताया गया है कि इस प्रोसीजर के नीचे डिस्क्वालिफिकेशन होगी। आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात नहीं थी, ये 18 अमेंडमेंट में डाली गई थी। पहले से 2 बार थी, ये तीसरी बार उसमें डाली गई है। लिहाजा जब कोई ये अमल करेगा, मतलब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में चला जाता है,
और वो ठीक है, डिफेंसिव जब वो क्लास करेगा लागू तो होगी। फिर आपका तकिया जो है वो ज्यादा फिर आपका हुकूमती अरकान के ऊपर है कि हुकूमती एमएनए आपको वोट डाल देंगे और तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी। मैं शिबली फराज साहब से इमरान साहब एक शिबली जुमला फराज साहब कब तक आप इमरान असेंबली का साहब इजलास बुलाएंगे? दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं सर। मैं वापस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, वो मुझे आप तीनों से पूछनी है। ओआईसी का इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में और ये एक बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में, हालिया 2 महीनों में दूसरी मरतबा होने जा रहा है। तो इससे पहले क्या आप चाहेंगे कि ये सारा मामला निबट जाए? तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होनी है, नाकाम होनी है, इससे पहले हो जाए, तो कब तक आपका इरादा है कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर इस मामले को निपटाएं? शिबली फराज साहब। देखें, आपको पता है कि ओआईसी की जिस तरह आपने खुद कहा बहुत अहम मीटिंग है, लेकिन इससे कतई नज़र ज़ाहिर है कि अगर आप ये देखें कि ये अपोजिशन को भी पता था और सबको पता था कि ये वाले इवेंट्स आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की, बिकॉज मुल्क के मफादात तो इनको ना उससे दिलचस्पी है और ना कभी उसकी पासदारी की है। इनको तो सर वो कहते हैं कि चाइनीज सदर आ रहे थे तब आपने भी परवाह नहीं की थी। नहीं, चाइनीज़ नहीं, देखें जहाँ तक वो था, वो कोई ये सिलसिला नहीं था कि चाइनीज़ तो अभी आए नहीं थे, और वो कंपेयर करना 2014 की अब उस तफसीलात में क्या हम जाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला ये उससे पहले आएगी ये क्योंकि हमें इंशाअल्लाह यकीन है कि होना कुछ नहीं है। इन्होंने कौम का वक्त भी ज़ाया किया है और इन्होंने कौम को एक बेयकीनी सूरत हाल में पहले आएगी का मतलब ये समझे कि 14 या 15 तारीख को आप 14, फिर तो आपके पास आखिरी डेट मेरे ख्याल 14 या 15 ही है। अगर आप 14 तारीख को इजलास बुलाते हैं तो फिर 3 दिन के बाद आप 18 तक आप इस काबिल होंगे कि तहरीक अदम एतमाद को जुम्मे वाले दिन 18 तारीख को आप ले जाएं, या फिर अगर आप उसके बाद लेकर जाना चाहेंगे तो फिर तो गैर मुल्की सफीर आ चुके होंगे, मामला सारा उस तरफ चला जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि जो होना है वो 13 तारीख के बाद होना है, 14 तारीख से ऑनवर्ड। देखें, ये बिल्कुल ये पार्टी की लीडरशिप और स्पीकर साहब जो है तो इसको तय करेंगे, और वो ज़ाहिर है कि वो एक डेट है जो कि वही जानते हैं और वही अनाउंस कर सकते हैं, और वो उसी तरह होगा। लेकिन एंड में बात ये है इमरान कि जो भी ये इंटरप्रिटेशंस कर लें, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो सिर्फ इसे ये कहा है कि आप 172 लोग पूरे करें, ये जिम्मेदारी आप पे है और इसको आपने ही करना है। और अगर ये आपने नहीं किया तो फिर जाहिर है कि आपकी तो फिर सियासत ख़त्म हो गई, आपकी तो फिर जो इतने बुलंद बांग दावे कर रहे थे, आपने तो जो बुनियादी तौर पे जितनी भी बातें की थी वो फिर सारी बिल्कुल अबस थी। एक और मेरा ख्याल है कि इनके ऊपर फिर एक ऐसा वो ठीक है, ये ठीक है बात। मैं कुंडी साहब से, फैसल करीम कुंडी साहब, ये तो अपोजिशन कि हम बंदे पूरे कर लेंगे तो विन विन सिचुएशन है। पूरे ना कर पाए देन व्हाट सर? क्या आप एहतजाज करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि हुकूमत ने ज़बरदस्ती बंदों को नहीं आने दिया? क्या आप ये कहेंगे कि इन्होंने बंदे अगवा कर लिए थे और उनको कैद करके रखा हुआ था? या आप इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ जाएंगे, या एक बड़ा एहतजाज करेंगे कि क्योंकि हुकूमत ने हमारी तहरीक अदम एतमाद को गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों से नाकाम बनाया है, इसलिए अब हम भी मजबूर हैं कि इसके खिलाफ तहरीक चलाएं? सर देखिए, इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह शिबली फराज साहब अपने आप को और अपनी पार्टी को बड़ी जमहूरी पार्टी समझते हैं और बात कर रहे हैं, तो वो मेंबर्स को आने देंगे। इन्होंने कल अटेम्प्ट किया हमारे मेंबर्स को अगवा करने की, लॉजेस में जिस तरीके से किया। और मैं आपको एक बात भी बताता चलूँ कि उनमें जो मास्क पहने हुए थे और हेलमेट पहने हुए थे पुलिस वाले, वो और पुलिस की वर्दी उनको प्रोवाइड की, वो टाइगर फोर्स के कुछ लोगों को इन्होंने स्पेशली याद दिया, और ये क्रिमिनल एक्ट है, ये तो हम बाद में शामिल हुए। दूसरी बात यह है कि हमें खतरा है, बिल्कुल थे, और हम प्रूफ करें, देखें अभी आप फासले भी आपके रूम में इतना न घबराएं, और दूसरा बैठे हैं। और दूसरी बात, नहीं मैं नहीं बैठा हूं, आप जिस तरह इरिटेट हो रहे हैं मुझे कोई मसला नहीं, वाले लग रहे थे वो तो मुझे। लेकिन मैं एक बात कर लूं कि इंशाअल्लाह ताला ओआईसी का जो इजलास है वो कमिंग जो अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर है वही आके उनको होस्ट करेगा। ये इंशाअल्लाह इनका माजी है, ये प्रीपेड कार्ड है, खत्म हो गया है, बैलेंस खत्म हो गया इनका, इनकी पार्टी खत्म हो गई है। नहीं सर, वो तो नहीं ये जो है ये ऐसी टाइम लगेगा सर, उसी दिन तो नहीं आ जाएगा। आज का जलसा जो भी होगा ना, ये होगा इंशाल्लाह, ये उसको शेयर नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं बता रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं कि जल्दी लाओ, हम तो लाए हैं। अच्छा, स्पीकर को बोलो जल्दी करो, क्यों लेट कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कल परसों इजलास बुला लो। मुझे एक चीज है, दोनों बात देखिए, पीएमएलएन एहतजाज तो करती है कि बंदे गिरफ्तार नहीं होने चाहिए थे अंसारुल इस्लाम के, लेकिन क्या आप दोनों जमातें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी
इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि अंसारुल इस्लाम के लोग आएँ और आकर सरकारी रिहाइशगाहों के अंदर रहें, और फिर आपने उनके डंडे भी देखे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी देखी हुई है, उनका मार्च पास्ट भी देखा हुआ है, वो सारी चीज़ों से आप अच्छी तरह वाकफ़ हैं। कल को ये चीज़ों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है, ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि आप समझते हैं कि एक ऐसी तंजीम को इस्लामाबाद में आके कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर वो आए हैं 50-60 बंदे बकौल इनके आए हैं, लॉजेस में गए हैं, हमारी यहाँ की पुलिस कहाँ पर थी? हमारे यहाँ के जो इनके जो स्पेशल ब्रांच के लोग कहाँ पे थे? 50-60 लोग अगर ऐसे लॉजेस में घुस सकते हैं, खुदा न खासा 2-3 दहशतगर्द भी फिर आ सकते हैं। इसलिए जब आप जूनियर मोस्ट आईजी लगाएंगे और वो आपका टाइगर फोर्स का बंदा होगा तो यही काम आपसे होंगे। और दूसरी बात, हमें तो माजी में कहा गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वफाकी वजीर बैठे थे कि टीएलपी का हमें मवाद मिला है कि वो इंडिया से पैसे ले रहे हैं, मुल्क दुश्मनों से पैसे ले रहे हैं, और 24 घंटे बाद जब चिप चेंज हुई इनकी तो उन्होंने कहा बहुत मुहिब वतन जमात है। तो अब इनसे इनकी कौन सी बात पे अमल दरामद करें? ये चीज़ें जो है अगर वो बैन है, मेरे पास सर वक्त हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक चीज़ कि ये जो जत्थाबाजी है ये कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। ये माजी में भी हुई है और पीएमएलएन के खिलाफ भी हुई है, पीएमएलएन के लोग जख्मी भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है, उनके घरों के ऊपर हमले हुए हैं, और अब ये पीटीआई के खिलाफ हो रही। जत्थाबाजी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।